अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस चैप्टर में लेक्चर में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बच्चे इंपॉर्टेंट है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करना है, जिसमें हम इवेपोरेशन की तारीफ पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लेक्चर का आपको बता देता हूँ हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे। और ये लॉन्ग इस तरह आता है कि डिफाइन इवेपोरेशन एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स या की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि जो इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं उन फैक्टर्स के आपने तफसील बतानी है। तो ये लॉन्ग आपको इस तरह आएगा, तो आपने तारीफ लिखकर इसके ये जो 5-6 फैक्टर हैं या जितने वो पूछेगा आपने वो बताने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वेपोरेशन रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह हमारी मदद करती है। ठीक है, तो उसमें बेटा जी आप बताएंगे कि जो कूलिंग है वो वेपोरेशन की वजह से पैदा होती है। हो वेपोरेशन कास कूलिंग, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद आप बताएंगे कि जो रेफ्रिजरेशन में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है एवेपोरेशन की, ये किस तरह हमारी मदद करती है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हम इस चीज़ के बारे में यहाँ तक इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज़ अहम है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आप अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं लगाते। ठीक है, जैसे बॉयलिंग होती है, बॉयलिंग में आप क्या करते हैं कि आप आग जलाते हैं तो फिर लिक्विड वगैरह जो भी है वो बॉयल करता है। ठीक है ना, लेकिन एवेपोरेशन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है बाय विच अ लिक्विड, जिसमें एक लिक्विड है वो चेंजेस इनटू अ गैस एट इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग। ठीक है, तो ये एवेपोरेशन की क्या है, तारीफ है। तो ये आपने सारी तारीफ लिखनी है अच्छे तरीके से। यानी कि कुदरती प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है या बुखारात में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एज एट इट्स सरफेस, तो एक सरफेस प्रोसेस है। इसमें ये नहीं है कि सारी वाटर बॉडी गर्म हो, नीचे से लेकर कोई भी नहर है या कोई भी बर्तन में पानी है या कोई भी वाटर बॉडी है जिसमें पानी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे से गर्म हो। ठीक है, बिल्कुल गहराई से गर्म हो। तो ये एक सरफेस प्रोसेस है, इसमें से सिर्फ ये जो एवेपोरेशन है ये सरफेस से होगा, ऊपर वाली सतह से होगी। ठीक है ना, हालांकि जो बॉयलिंग होती है उसमें जो होती है वो चीज़ को आप गर्म करते हैं, बाकायदा आग से गर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यही बॉयलिंग में और वेपोरेशन में फ़र्क है। ठीक है, तो वेपोरेशन में भी जो है वो गैस में कन्वर्ट होती है तो लिक्विड, और जो बॉइलिंग होती है जब आप गर्म करते हैं तो उसमें भी लिक्विड जो है वो गैस में ही कन्वर्ट होता है। लेकिन फ़र्क ये क्या है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और एक सरफेस प्रोसेस है। ठीक है ना, और इसमें बॉइलिंग आप नहीं करते। अच्छा, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये हर टेम्परेचर पर होती है, यानी कि इसके लिए मैंने बताया कि कोई बॉइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी है तो तब भी होती है, गर्मी है तो तब भी होती है। बट इट इज़ फास्टर एट हायर टेम्परेचर, लेकिन ये ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है, बस ये फ़र्क है इसका। अगर सर्दियां हैं तो कम वेपोरेशन होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सर्दियों में जो कपड़े आप सुखाने के लिए डालते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा देर में सूखते हैं क्योंकि वेपोरेशन नहीं होती। पानी के बुखारात हैं जो वो कपड़ों की सतह से उड़ते इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। इसलिए हर टेम्परेचर पर होती है कपड़े सूख जाते हैं सर्दी में भी, लेकिन देर से सूखते हैं। अच्छा, दिस चेंज अकर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो ये जो तब्दीली आ रही है ये लिक्विड की सरफेस पे आ रही है। वेयर सम ऑफ द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू escape इनटू द एयर एज वेपर, यानी कि उसने कहा कि जो ये तब्दीली आ रही है लिक्विड की सरफेस पे आ रही है जब यहाँ पे लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं बेटा, जब ये एनर्जी पकड़ते हैं, ठीक है, ये जो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये जो है ऊपर की तरफ क्या है, उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, evaporation है। तो वेयर सम ऑफ द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू escape इनटू द एयर एज वेपर, तो ये जो ऊपर वाले पार्टिकल, ये सरफेस प्रोसेस है, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वेपोरेशन प्रोसेस जो है वो मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू escape इनटू द एयर एज वेपर लीडिंग टू evaporation। तो जिन मालिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी ऊपर सरफेस के ऊपर, वो क्या है, एयर में एवेपोरेट कर जाएंगे, उड़ जाएंगे। एवेपोरेशन डज नॉट रिक्वायर द इंटायर लिक्विड टू बी हीटेड, ये मैंने बात आगे आपको बता दी है कि जो एवेपोरेशन है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो सारा लिक्विड है उसको गर्म करें। मिसाल के तौर पर एक बर्तन है पानी वाला, तो आप उसको हीट पे ना रखें, वैसे ही आप उसको रख दें तो वेपोरेशन तो रूम टेम्परेचर पे भी होती रहनी है, उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन अक्कर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर पर भी हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर व्हेन वाटर इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर,
जब आप फर्श पे पानी गिराते हैं, इट ग्रेजुअली डिसअपियर्स एट एज इट टर्न इनटू वाटर वेपर्स। जब आप फर्श पे लिक्विड पानी गिराते हैं बेटा, ठीक है, या पोछा लगाते हैं या पानी गिराते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो पानी गायब हो जाता है। वो कहाँ जाता है? वो इवेपोरेट होता है। वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस प्रोसेस है वो के ऊपर वाली सरफेस पे, फर्श की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, वो क्या है, बुखारात में बनकर उड़ रहे हैं। ठीक है, बुखारात बनकर उड़ रहे हैं। तो ये क्या है, इसकी मिसाल है। दिस प्रोसेस प्लेज अ की रोल इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इसका बहुत ज्यादा रोल है वेपोरेशन का। ठीक है, एंड इन नेचर, और कुदरती तौर पर भी आगे हम पढ़ेंगे। इट हेल्प्स इन ड्राइंग वेट क्लॉथ्स। तो जो कपड़े हैं, गीले कपड़े हैं, वो सुखाने के लिए वेपोरेशन जरूरी होती है, मैंने आगे आपको बताया। ठीक है ना। एंड कूलिंग आवर बॉडीज थ्रू स्वेटिंग। तो जब हमें पसीना आता है, तो पसीने, जब हमारा जिस्म से पसीना जो है वो उड़ता है बुखारात बनकर, पसीने के जो लिक्विड के कतरे होते हैं वो जब बुखारात बनकर उड़ते हैं तो हमें ठंडक मिलती है। ठीक है, ये किस तरह मिलती है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। सेवरल की फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाउ क्विकली और स्लोली दिस टेक्स प्लेस। तो ये होती तो हर टेम्परेचर पे है, लेकिन कुछ की फैक्टर्स हैं जो ये चीज को इंश्योर करेंगे कि ये इवेपोरेशन है, ये ज्यादा होनी है कि हाई होनी है। ठीक है ना। अब हर एक फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस इसके बढ़ने से, ये कम होने के इवेपोरेशन की के ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये आपको सवाल बेटा इस तरह आएगा कि डिवाइन इवेपोरेशन की तारीफ करें। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है वो पूछेगा कि डिस्क्राइब several key factors which influence the rate of evaporation। ठीक है ना, और which influence evaporation। तो ये आपने फैक्टर बताने। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। हमने कहा बेटा कि हर टेम्परेचर पर होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम या बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या असर होगा, ये हम यहाँ पे बढ़ेंगे। टेम्परेचर, द हायर द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे द फास्टर इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन का और टेम्परेचर का क्या है बेटा जी, ये क्या है, उतनी ही ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी वेपोरेशन क्या है, उसका ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, द हायर द टेम्परेचर द फास्टर वेपोरेशन अकर्स। व्हेन हीट इज एडेड द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड मूव मोर एनर्जेटिकली, इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ देम एस्केपिंग इनटू द एयर एज वेपर। ठीक है, जब हम मिसाल के तौर पर जब हीट ऐड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस के ऊपर उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये चांस भी बढ़ जाएगा कि वो लिक्विड की सतह से जल्दी से एस्केप हों, जल्दी से भागें और उड़ जाएं हवा में गैस की सूरत में। ठीक है, एज अ वेपर या एज अ गैस। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर का असर। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना क्या है बेटा, एवेपोरेशन की जो है रफ्तार वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर का और एवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, यानी कि एक टेम्परेचर बढ़ाने से एवेपोरेशन भी बढ़ेगी। तो ये एक फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे आप बेटा देख सकते हैं कि पसीने की बात जो की गई है कि जो एवेपोरेशन है जो हमारी स्किन पे जो क्या करती है कि हमारी बॉडी हीट को लेकर जाती है। जब आपको पसीना आता है तो पसीने की वजह से, जो पसीना एक लिक्विड होता है, तो जो पसीना जब उड़ता है हवा में तो हमें क्या होती है, कूलिंग होती है। तो एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग काज करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें जो है कूलिंग इफेक्ट मिलता है हमारे जिस्म को, क्योंकि जो पसीने के कतरे हैं जब वो उड़ते हैं हवा में तो ज्यादा एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको लेकर उड़ जाते हैं, पीछे बच जाते हैं कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, और वो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अल्टीमेटली ठंडे होंगे। ठीक है, और हमें कूलिंग मिलेगी। दैट्स आवर बॉडीज नेचुरल वे ऑफ मैनेजिंग टेम्परेचर। तो कुदरती तौर पर हमारा जो जिस्म है वो टेम्परेचर को मैनेज करता है। दूसरी बेटा फैक्टर है वो है सरफेस एरिया, यानी कि सतही रकबा। जितना सतही रकबा ज्यादा होगा बेटा इवेपोरेशन उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब जितना सतही रकबा ज्यादा होगा उतनी ही इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है। A large surface area allows more liquid to exposed to the air which speeds up evaporation। ठीक है, तो जितना एक बर्तन का या एक वाटर बॉडी का साइज बड़ा होगा उसमें से ये जो लिक्विड है बेटा उतना ही ज्यादा वेपोरेट करेगा। जितना उसका साइज छोटा होगा, ठीक है, तो उतना ही जो है उसका जो है जो वेपोरेशन है वो कम होगी। ठीक है ना। इसकी मिसाल आप यूं लें
कि आप एक बड़े बर्तन में टब वगैरह में अगर पानी वगैरह रखें तो वो उससे वेपोरेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप चाय वगैरह है एक अगर बड़े बर्तन में प्याली वगैरह में आप लेते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है प्याली में। क्यों? क्योंकि वहां से वेपोरेशन ज़्यादा होती है, सतही रकबा ज़्यादा होता है उस प्याली वगैरह का। लेकिन अगर आप चाय ग्लास में या कप वगैरह में लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि उसका जो सतही रकबा है वो कम होता है, ठीक है। तो उसका सतही रकबा जब कम होता है तो वहां से एवेपोरेशन जल्दी नहीं होती और वो जो मालिक्यूल्स हैं ज्यादा एनर्जी वाले वो उड़ते नहीं है और पीछे जो है वो ठंडक का एहसास नहीं होता, ठीक है। तो जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा उतना ही लिक्विड एयर को ज्यादा एयर की तरफ ज्यादा एक्सपोज होगा और ज्यादा एवेपोरेशन होगी। फॉर एग्जांपल वाटर इन अ वाइड शैलो डिश विल एवेपोरेट क्विकली देन द सेम अमाउंट इन अ टॉल नैरो कंटेनर। उसने यही कहा है कि अगर आप एक कम गहराई वाली डिश में पानी डालें, शैलो डिश में, और वो चौड़ी हो तो उसमें जो है वो एवेपोरेशन क्विकर होगी, तेजी से होगी। अगर उतना ही पानी आप एक लंबे और क्या है कि लंबे ग्लास में डालें, ग्लास टाइप में बर्तन में, कंटेनर में, नैरो कंटेनर में, तो तंग कंटेनर में, तो उस पे एवेपोरेशन क्या होगी? कम होगी। तो जो सरफेस एरिया वो जितना ज्यादा होगा, जितना एक बर्तन की चौड़ाई ज्यादा होगी, ठीक है, उतनी वेपोरेशन ज्यादा होगी। एयर मूवमेंट, विंड स्पीड का क्या असर है वेपोरेशन पे? विंड और एयर मूवमेंट हेल्प्स टू कैरी अवे द वेपर्स मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। दिस प्रिवेंट्स सैचुरेशन ऑफ द एयर अबव द लिक्विड एंड अलाउज द मोर मॉलिक्यूल्स टू एवेपोरेट, ठीक है। जितनी हवा ज्यादा चलेगी उतनी वेपोरेशन ज्यादा होगी। तो इनका भी क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है कि जितनी हवा ज्यादा होगी वेपोरेशन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि जो वाटर सरफेस प्रोसेस है ना, तो सरफेस से जो लिक्विड होगा उसके जो वेपर के मॉलिक्यूल जो बनेंगे उनको हवा है वो तेजी से लेकर जाती जाएगी और उतने ज्यादा जो पीछे से दोबारा बनकर उड़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको उड़ने के लिए जगह जैसे जैसे हवा उनको उठाकर दूसरी तरफ लेती जाएगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा। आप इसकी मिसाल यूं लेके आप जब नहर के किनारे चलते हैं एक लार्ज वाटर बॉडी के किनारे, तो क्या होता है कि वहां पे अगर हवा चल रही है तो हवा आपको काफी ठंडी महसूस होगी। उसकी वजह ये होती है कि जो पानी से जो है जो वो लेकर उड़ते हैं, ठीक है। जो हवा जब उड़ती है पानी से लेकर मॉलिक्यूल्स को, तो जो किनारा आपको वहां पे चलते हुए ठंडक महसूस होती है क्योंकि वहां पे जो मॉलिक्यूल्स पीछे बच जाते हैं वो ठंडक का सबब बनते हैं, ठीक है, तो वाटर बॉडी के ऊपर। तो इस वजह से आपको क्या यहाँ पे फिगर पे दिखाया भी गया है, ठीक है, फिगर 10.9, ठीक है। ये देखें, ये मैंने आगे आपको बता दिया है कि जैसे जैसे ये हवा चलती जाएगी ये मॉलिक्यूल हैं तेजी से स्केप करेंगे और वेपोरेशन जो है वो फास्ट होगी। तो तीनों फैक्टर हमने जो पढ़े हैं, टेम्परेचर से भी जैसे जैसे बढ़ेगा वेपोरेशन बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा वेपोरेशन बढ़ेगी, एयर की मूवमेंट बढ़ेगी तो वेपोरेशन बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर, जो सराउंडिंग एयर की ह्यूमिडिटी है, नमी है, ठीक है, मॉइस्चर वगैरह, उससे क्या असर होगा? तो इससे बेटा ये इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी उतनी क्या है? एवेपोरेशन कम होती जाएगी। अब ये उल्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इफ एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर, अगर जो है ह्यूमिडिटी हाई होगी, नमी यानी कि मॉइस्चर जो है हवा में पहले ही बहुत ज्यादा है, तो एवेपोरेशन क्या होगी? स्लो डाउन होगी। इसकी क्या वजह है? देखें बच्चे, एयर में पहले ही लिक्विड बहुत ज्यादा मौजूद है, नमी, ठीक है, एयर में जो वेपर्स हैं वो पहले बहुत ज्यादा मौजूद हैं, ठीक है। तो अब ये जो वाटर बॉडी है कोई भी, उससे जो वेपोरेशन होनी है वो उड़कर कहाँ जाएंगे? उनको जाने के लिए, कहीं एडजस्ट होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हवा में पहले से ही नमी मौजूद होगी तो जो वेपोरेशन है वो स्लो होगी, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स उड़कर वाटर बॉडी से कहीं नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशन है। ये आपसे सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ह्यूमिडिटी का एवेपोरेशन के ऊपर क्या असर है। बट इन ड्राई एयर, लेकिन अगर हवा जो है वो खुश्क होगी, द प्रोसेस अकर्स मोर रैपिडली, जो प्रोसेस है एवेपोरेशन का ये तेजी से होगा, बिकॉज द एयर कैन अब्सॉर्ब मोर वाटर वेपर, क्योंकि जो हवा है वो ज्यादा से ज्यादा पानी के जो बुखारात हैं उनको अब्सॉर्ब कर सकती है, क्योंकि उसमें पहले नमी नहीं है, हवा खुश्क है, ड्राई है, ठीक है, तो ज्यादा एवेपोरेशन हो जाएगी फिर। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी, तो एवेपोरेशन डाउन हो जाएगी। नेचर ऑफ लिक्विड, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो लिक्विड की फितरत है वो क्या है।
ठीक है ना। लिक्विड सारे एक तरह के नहीं होते ना। डिफरेंट लिक्विड्स एवेपोरेट एट डिफरेंट रेट्स, जो मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड हैं वो डिफरेंट रेट पे एवेपोरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर मालिक्यूलर स्ट्रक्चर, उनके अपने जो मालिक्यूलर साख्त है उसकी बुनियाद पर वो एवेपोरेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अल्कोहल एवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। जो अल्कोहल है बेटा वो आपने कभी इंजेक्शन वगैरह लगवाया हो तो वो अल्कोहलिक स्वैब से पहले आपके वो करते हैं, साफ करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ठंडक का एहसास होता है। क्यों? वो इसीलिए होता है क्योंकि जो वो अल्कोहल है वो तेजी से वेपोरेट करती है और आपको जो है वो कूलिंग का इफेक्ट देती है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं वो उड़ जाते हैं, पीछे लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बचते हैं, तो वो आपको ठंडक मिलती है। लेकिन पानी से ऐसा नहीं होता, ठीक है, पानी से उतनी ज्यादा ठंडक नहीं मिलती। तो फॉर इंस्टेंस अल्कोहल इवेपोरेट फास्टर देन वाटर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल रिक्वायर लेस एनर्जी टू एस्केप इनटू द एयर, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कम एनर्जी चाहिए होती है हवा में एस्केप करने के लिए, इसलिए जो अल्कोहल है ये जल्दी इवेपोरेट करती है और पानी क्या है जल्दी इवेपोरेट नहीं करता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये आपने करना है। व्हाई अल्कोहल इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर, ठीक है ना, व्हाई अल्कोहल फास्टर देन इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर, व्हाई। तो ये इतना सा सवाल है, तो आपने बताना है अल्कोहल इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल रिक्वायर लेस एनर्जी टू एस्केप इनटू द एयर। इतना लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बेटा प्रेशर। प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन एनहांस एवेपोरेशन सिंस देयर इज लेस फोर्स पुशिंग डाउन ऑन द लिक्विड सरफेस, ठीक है ना। अब देखें जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो कम होगा, ठीक है, उतनी ही इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये भी एक इनवर्स रिलेशन है, यानी कि उल्ट रिलेशन है। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो है कम होगा उतनी इवेपोरेशन ज्यादा होगी, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो पुश डाउन नहीं करेगा, वो एक पुशिंग फोर्स नहीं लगवाएगा लिक्विड की सतह पर। ये हमने कहा कि एक सरफेस प्रोसेस है ना, तो ये एक वाटर बॉडी है, इसकी सतह पर जब कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा होगा तो इन मॉलिक्यूल के ऊपर जब कोई प्रेशर नहीं हो रहा होगा अप्लाई, तो ये बेटा ज्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ इवेपोरेट करेंगे, ठीक है। तो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन एनहांस इवेपोरेशन, एनहांस का मतलब है कि बढ़ा सकता है इवेपोरेशन को, सिंस देयर इज लेस फोर्स पुशिंग डाउन ऑन द लिक्विड सरफेस मेकिंग इट इजियर फॉर मॉलिक्यूल टू एस्केप। तो इससे जो मॉलिक्यूल हैं वो इजिली एस्केप हवा में कर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का असर है, ठीक है। उसके बाद है बेटा हम इसकी समझ लें कि एप्लीकेशन पढ़ने लगे हैं। अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है इवेपोरेशन की, उसके बाद हमने पढ़ा है बेटा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के रेट को मुतासर करते हैं। अब हमने पढ़नी है कि इसके फायदे क्या क्या हैं। तो ये है कि कूलिंग कास्ट बाय इवेपोरेशन। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता होता है, हाउ इवेपोरेशन कास्ट कूलिंग, ठीक है, हाउ इवेपोरेशन कास्ट कूलिंग। तो ये आपने या आपको इसकी डेफिनेशन देकर एवेपोरेशन की ये पूछ सकता है लॉन्ग के तौर पर कि हो एवेपोरेशन कास्ट कूलिंग, कि एवेपोरेशन किस तरह कूलिंग का सबब बनती है। तो अभी हमने पढ़ा है कि किस तरह ये है कूलिंग का सबब बनती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी है किस तरह पसीना आया हो तो आपको ठंडक मिलती है। तो आगे इसको मजीद हम एक्सप्लोर करते हैं। ड्यूरिंग एवेपोरेशन होता क्या है कि एवेपोरेशन के दौरान द मॉलिक्यूल्स दैट एवेपोरेट टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। तो क्या होता है कि बेटे जब इवेपोरेशन होती है तो किस तरह कूलिंग का सबब बनती है कि ये जो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है ना, तो उनको जब लेकर जाएगी तो समझ ले कि हीट को लेकर जा रही है इवेपोरेशन, यानी कि जब ये ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो हैं ये ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे तो पीछे कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बच जाएंगे, ठीक है ना। तो यही बात उसने की है कि द मॉलिक्यूल्स दैट एवेपोरेट टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। तो रिमेनिंग जो लिक्विड है, बचा हुआ लिक्विड है, जो एक तो उड़ गए हैं, जो बचा हुआ लिक्विड है वो क्या है, अब ठंडा होगा। दिस प्रोसेस कूल्स द लिक्विड डाउन बिकॉज द हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीविंग बिहाइंड कूलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। उसने कहा कि जो ये प्रोसेस है इवेपोरेशन का, अब ये लिक्विड को कूल करेगा क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं वो जा चुके हैं, छोड़ चुके हैं। लीविंग बिहाइंड, पीछे क्या छोड़कर गए हैं, कूलर मॉलिक्यूल। तो पीछे क्या है, ठंडे मॉलिक्यूल्स को छोड़ कर गए हैं। तो ये इवेपोरेशन क्या है, कूलिंग कास्ट करती है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्वेट, जब हमें पसीना आता है, द स्वेट ऑन आवर स्किन एवेपोरेट्स। तो ये पसीना हमारी जिल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर एवेपोरेट करता है
टेकिंग हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, हीट को हमारे जिस्म से दूर ले जाता है, एंड मेकिंग अस फील कूलर, और हमें क्या मिलती है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है, हमें कूलिंग फील होती है, ठीक है ना। यही काम वाटर बॉडी पे हो रहा है, यही हमारे जिस्म पे हो रहा है, ठीक है ना, कि एवेपोरेशन काजेस कूलिंग, यानी कि हाई एनर्जी मालिक्यूल है जब ये एवेपोरेट कर जाएंगे, पीछे मीडियम एनर्जी मालिक्यूल जो पानी में वापस आएंगे, और जो लो एनर्जी मालिक्यूल हैं वो लिक्विड में रहेंगे, और क्या मिलेगी, ठंडक मिलेगी, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली दूसरी मिसाल बेटा, एक तो ये पसीने वाली हो गई, सिमिलरली वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन हॉट डे बिकॉज वाटर evaporates क्विकली कूलिंग द क्लॉथ्स एट इज evaporates। देखें बच्चे, जो हमारे क्लॉथ्स हम कपड़े डालते हैं हवा में सूखने के लिए, तो जो वेट क्लॉथ्स होते हैं वो जब हॉट डे होता है, गर्मी के दिन होते हैं, तो ये जल्दी से सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्राई जल्दी क्यों करते हैं? क्योंकि एवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ज़्यादा होती है। हमने पीछे फैक्टर पढ़े हैं, तो जो टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर पे एवेपोरेशन बेटा क्या होती है, रेट एवेपोरेशन का बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी हमें क्या है, क्विकली कूलिंग द क्लॉथ्स एज इट्स एवेपोरेट्स। ओके, दिस कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू एवेपोरेशन इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ एंड इन नेचर, हेल्पिंग द रेगुलेट टेम्परेचर एंड कीप थिंग्स कूल, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, ये एवेपोरेशन के हमें फायदे हैं। अच्छा, आगे एक सवाल है, उसने पूछा कि इफ एवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग व्हाई डज नॉट बॉइलिंग वाटर फील कोल्ड। उसने कहा कि जो एवेपोरेशन है वो कूलिंग पैदा करती है। हम अभी पढ़ कर आए हैं, कपड़े सूखते हैं या हमारे जिस्म को ठंडक मिलती है, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि एवेपोरेशन अगर कूलिंग पैदा करती है तो बॉइलिंग क्यों नहीं करती। होता तो दोनों में एक ही चीज है ना, कि जो लिक्विड है वो गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। एवेपोरेशन में भी यही हो रहा है, बॉइलिंग में यही हो रहा है। मसला ये है बेटा कि जो एवेपोरेशन हमने पढ़ा कि ये एक सरफेस प्रोसेस है, इसके लिए एंटायर जो बॉडी है, वाटर बॉडी है, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने यही पढ़ा है कि वेपोरेशन डज नॉट रिक्वायर द एंटायर लिक्विड टू बी हीटेड, इट कैन अकर एट रूम टेम्परेचर। ये तो रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है वेपोरेशन, तो ठीक है ना। इसके लिए कोई एक्सटर्नल आपको हीट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें बॉइलिंग की सूरत में, तो इस पे आप जो है वो आग लगाते हैं, बाकायदा किसी लिक्विड के नीचे आग जलाते हैं, ऊपर रखकर, किसी भी चूल्हे के ऊपर या स्टोव के ऊपर रखकर, तो आग जलाते हैं, तो फिर वो उसके जो मालिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ऊपर से नीचे टोटली बढ़ती है और वो एवेपोरेट करते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी वजह से कूलिंग का इफेक्ट नहीं आता। एवेपोरेशन एक सरफेस प्रोसेस है, जो हाई एनर्जी मालिक्यूल हैं सिर्फ वही जो लिक्विड की सतह है उससे एस्केप होते हैं, खारिज होते हैं, और जो पीछे जो है लो एनर्जी मालिक्यूल बचते हैं और ठंडक मिलती है, ठीक है ना। लेकिन बॉइलिंग की सूरत में ऐसा नहीं होता। हम आग लगाते हैं तो आग की वजह से सारा लिक्विड ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो आगे है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम CFCs भी बोलते हैं। आपको पता है कि ये कूलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्रेसर्स वगैरह में, और जब ये रिलीज होते हैं या लीक होते हैं तो ये हवा में जाकर, हम आपको पता है कि हमारी एटमॉस्फेयर में जाकर ये वहाँ पे जो ओजोन की तह है, जो सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है, हमें कैंसर वगैरह जैसी बीमारियों से बचाती है, तो ये उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उनकी जगह बेटा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, आजकल के मॉडर्न जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वहां पे क्या यूज किया जा रहा है, वहां पे एवेपोरेशन का मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हुए कूलिंग पैदा की जा रही है, ठीक है। तो अब क्या है, रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये भी इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। पहले हमने ये पढ़ लिया है कि एवेपोरेशन कूलिंग पैदा करती है। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये रेफ्रिजरेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये कूलिंग का इफेक्ट पैदा करेंगे। किस तरह के, ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे इनसाइड। अब दो चीजें होंगी यहाँ पे रेफ्रिजरेटर मैकेनिज्म में, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। इनसाइड होगी वो एवेपोरेशन होगी बेटा, ठीक है, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करेगी। रेफ्रिजरेंट ये है, जब ये ठंडक वाला एहसास आएगा, ये हीट एब्जॉर्ब करके ठंडक वाला एहसास पैदा करेगा। ठंडक वाला एहसास ये, अब यहाँ पे आप समझ लें कि ये रेफ्रिजरेटर के अंदर है, ये फूड्स वगैरह पड़ी हुई हैं। जब इनकी ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा इस फूड वगैरह की इनसाइड, तो ये वाली जो हीट है बेटा, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि ये कूल हो जाएंगे, ठीक है। ये ठंडे हो जाएंगे। चीजें हम फ्रिज में ठंडे होने के लिए रखते हैं, तो जब इनकी हीट अब्जॉर्ब हो जाएगी, ये जो मालिक्यूल, कोई भी फूड पड़ी हुई है, जो कोई भी लिक्विड वगैरह पड़ा हुआ है आपका, तो ये अंदर हो रहा है। फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या हो रही है, एवेपोरेशन होती है। और ये उसके बाद ये वाला रेफ्रिजरेंट है बेटा, जब ये कूलिंग गैस करवाएगा
तो उसके बाद बेटा आगे इसको जो है हॉट गैस है जो इसको कंप्रेस किया जाएगा, ये दूसरा प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे वेपोरेशन होगी, यहाँ पे फिर क्या होगी, कंप्रेशन होगी। लो टेम्परेचर लो प्रेशर जो गैस है बेटा इसको कंप्रेस करवा कर, कंप्रेसर क्या करेगा रेफ्रिजरेटर का, इसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो है वो गैस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जब ये गैस बेटा, उसके बाद होगा तीसरा प्रोसेस होगा, स्टेप होगा बेटा कंडेंसर का, कंडेंसेशन का, ठीक है। तो कंडेंसर क्या करवाएगा कि इसकी जो कॉइलिंग सिस्टम है, ये वाला आप देख सकते हैं कि ये जब ये गैस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली गैस यहाँ से गुजरेगी तो इसकी हीट रिलीज करवाई जाएगी। इसकी हीट जब बाहर की तरफ, अब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की थी एवापोरेशन की वजह से रेफ्रिजरेंट ने, रेफ्रिजरेंट कोई भी मादा हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है जो कि कूलिंग करवाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कंप्रेसर पे आगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो गई, और कंडेंसर ने क्या करवाया कि इस गैस को, इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस को जब ये यहाँ से गुजरी तो इसकी हीट को रिलीज करवाया, और जब इसकी हीट को रिलीज करवाया तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया। कंडेंसेशन की तारीफ ये होती है कि जब एक गैस है वो एक लिक्विड में बदल जाए। तो यहाँ पे जो गैस है बेटा ये किस में बदल गई, लिक्विड में बदल गई। अब ये गैस, अब उसके बाद होगा बेटा कैपिलरी का प्रोसेस। इस कैपिलरी से ब्रीक ट्यूब से जब ये वाली हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो लिक्विड है वो गुजरेगा तो ये इसकी वजह से इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा इस कैपिलरी की वजह से, ठीक है। और लो टेम्परेचर लो प्रेशर में ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ठंडे लिक्विड में। तो ये जो ठंडा लिक्विड है यहाँ से फिर क्या करवाएगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर से दोबारा हीट अब्जॉर्ब करेगा, एवेपोरेशन होती रहेगी। इस तरह ये साइकिल सैकड़ों बार जो है वो रिपीट होता रहेगा और जो है वो चीजें हैं वो ठंडी होते रहेंगी। तो फ्रिज के अंदर क्या है बेटा, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एवेपोरेशन हो रही है, और बाहर क्या हो रही है, कंडेंसेशन करवा रहा है, जो कि गैस है उसको एक लिक्विड में तब्दील करवाया जा रहा है। तो ये इस तरह क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल नहीं हुए, ठीक है। तो ये एवेपोरेशन का कमाल है कि एवेपोरेशन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए हमने इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जान छुड़ा ली। In modern refrigeration system, the cooling effect caused by evaporation plays an important role in lowering temperature without relying on harmful chlorofluorocarbons. तो यही बात है बेटा, ये थ्योरी में वही कुछ लिखा हुआ है कि आजकल के दौर में उसने कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर रिलाई करने के बजाय, इन्हिसार करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम एवेपोरेशन का मैकेनिज्म यूज करते हैं। These systems use environmental friendly refrigerants that evaporate at low temperatures inside the cooling coils, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे ये जो रेफ्रिजरेंट है बेटा, ये क्या करेंगे, ये रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉइल्स लगी होंगी अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो वहां पे ये गर्दिश करेगा और वहां से जो सराउंडिंग हीट है फूड मॉलिक्यूल से, फूड के पार्टिकल से, वहां से उसको हीट को जज़ब कर लेगा, ठीक है। एज द रेफ्रिजरेंट एवेपोरेट्स, जैसे जैसे ये वाला रेफ्रिजरेंट इसमें जो सब्सटेंस है वो एवेपोरेट करेगा, इट एब्जॉर्ब्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया सच एज इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर। इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर मीनिंग के फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी चीज आपने ठंडी होने के लिए रखी है, काजिंग द टेम्परेचर टू ड्रॉप, और इसकी वजह से जब ये हीट को जज़ब कर लेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। दिस एब्जॉर्ब्ड हीट इज देन कैरिड अवे एज द वेपर इज कंप्रेस्ड एंड कंडेंस्ड बैक इनटू अ लिक्विड आउटसाइड द कूलिंग कंपार्टमेंट। अब ये चीज तो इनसाइड द कूलिंग कंपार्टमेंट हो रही थी, वेपोरेशन मैंने आपको बताया। अब इस जो है ये जो हीट जज़ब की है इसको दोबारा मैंने बताया आपको कि कंप्रेसर और कंडेंसेशन के जरिए दोबारा क्या है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर में इसको दोबारा बदला जाएगा और ये साइकिल इस तरह रिपीट होता जाएगा। ये साइकिल है, साइकिल आपको पता है बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो इनसाइड क्या हो रही है, एवेपोरेशन, और आउटसाइड क्या हो रही है, कंडेंसेशन, कंडेंसर करवा रहा है, ठीक है। हीट रिलीज हो रही है आउटसाइड कंडेंसेशन, और हीट अब्जॉर्ब हो रही है एवेपोरेशन के जरिए इनसाइड हीट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, दिस साइकिल ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो दो साइकिल हैं, इनसाइड एवेपोरेशन का है, आउटसाइड कंडेंसेशन का। इनेबल्स कंटिन्यूअस कूलिंग while avoiding the environmental damage once caused by ozone depleting chlorofluorocarbons। उसने कहा कि ये जो साइकिल है एवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का, उसकी वजह से जो कंटिन्यूअस मुसलसल कूलिंग हमें मिलती रहती है, while avoiding, और ये बचाता है एनवायरमेंटल डैमेज को, हमारी जो फिजा है उसके नुकसान से बचाता है,
क्यों? जो कि ओजोन डिप्लेटिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रही थी। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की लेयर को डिप्लेट कर रहे थे, उसको खत्म कर रहे थे, उनकी वजह से अब हम बच गए हैं, क्योंकि ये जो एवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है, ये इस प्रोसेस ने हमारी कूलिंग करवाने में मदद करती है। ठीक है, तो जो रेफ्रिजरेटर्स हैं ये एक अमेजिंग ट्रिक यूज करते हैं, कूल बाय लेटिंग स्पेशल लिक्विड्स एवेपोरेट इनसाइड कॉइल्स। ये जो स्पेशल लिक्विड होता है बेटा, इसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। ये रेफ्रिजरेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, अंदर इसकी कॉइल्स के अंदर गर्दिश करता है और एवेपोरेट करता है, लिक्विड जो है वो एवेपोरेट करता है। नो हार्मफुल CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन नीड टुडे मॉडर्न कूलेंट्स आर मोर इको फ्रेंडली। तो अगर वो पूछे कि जो मॉडर्न कूलेंट्स हैं वो इको फ्रेंडली क्यों है, यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों है, हवा को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते हमारी फजा को, तो आपने ये वाला लिखना है। ठीक है, कि जो रेफ्रिजरेटर हैं, ये सिस्टम है, ये क्या करते हैं, एक खास किस्म का लिक्विड यूज करते हैं जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुतबादल है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा। आगे हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट, ये अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो आज का हमारा था ये एवेपोरेशन, उसकी तारीफ बेटा हमने पढ़ी, कौन से फैक्टर उसको मुतासर करते हैं, एवेपोरेशन किस तरह कूलिंग का सबब बनती है, ये इसकी एप्लीकेशन में आ गया। और दूसरी उसकी एप्लीकेशन कि किस तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये उनकी बजाय उनको उनके मुतबादल के तौर पर उनको रिप्लेस करके हमने एवेपोरेशन जो है और कंडेंसेशन का मैकेनिज्म यूज करके जो है वो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो डेवलप किए हैं। चले बच्चे, बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं।